नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज सौरमंडल के अगले भाग में कि लैमार्कवाद की आलोचना किस प्रकार से बीजमान साहब के द्वारा की गई थी। तो अभी हमने बताया था आपको कि लैमार्कवाद की आलोचना लैमार्कवाद की आलोचना एवं कमियां किस प्रकार से निकाली गई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लैमार्कवाद के विचारों पर जो विरोध किया गया था वो सबसे पहली बार किसने की थी, तो वो किए थे बीजमान। बीजमान थे एक वैज्ञानिक। इन्होंने इनके द्वारा दिए गए जो जैव विकास के सिद्धांत के कुछ प्रमुख चरण थे उसमें कमियां निकाली थी। और कमियां किस प्रकार निकाली थी आइए जान लेते हैं उसके बारे में। इन्होंने बताया था कि जैव मंडल में जो जीव होते हैं उन जीवों में जैव विकास के अंतर्गत जीवों के विकास का क्रम में अध्ययन में ये बताया गया था कि जो जीव होते हैं उन जीवों में विकास होता है तो उसमें उपार्जित लक्षण होते हैं। इन्होंने बताया था कि अगर जीवों में उपार्जित लक्षण होते हैं तो या जीवों में अवशेषी अंग होते हैं, अवशेषी अंग का जो उपयोग करते हैं तो वो क्या होते हैं, जटिल होते जाते हैं तथा उनका उपयोग नहीं करते हैं तो उनमें क्या होती है, धीरे धीरे उनकी समाप्ति हो जाती है और अंत में लुप्त हो जाते हैं। यह कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और अंत में क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। इसी के बारे में अध्ययन के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस प्रकार से बीजमान साहब ने लैमार्कवाद की आलोचना की थी। लैमार्कवाद के अंतर्गत लैमार्कवाद की आलोचना पर अनेक वैज्ञानिकों ने इनका विरोध किया था, लेकिन उसके विरोध के अंतर्गत बीजमान साहब ने एक जबरदस्त विरोध किया था। उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1893 ईस्वी में 1892 ईस्वी में इन्होंने एक नियम दिया था और वो नियम आपका था जन्म द्रव्य का नियम या जन्म द्रव्य के सिद्धांत। तो जन्म द्रव्य के जो सिद्धांत थे वो किस प्रकार काम करते थे, थोड़ा सा पहले हम लैमार्कवाद की आलोचना का अध्ययन करते हैं। तो इन्होंने बताया था, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए थे, कि जीवों की उत्पत्ति के दौरान बीजमान साहब ने ये बताया था कि अगर कोई जीव होता है तो वह जीव अगर अगली जो उसकी पीढ़ी थी अगर वो पहलवान नहीं होगी तो उसके बच्चे भी क्या होंगे, पहलवान होंगे। तथा अगर अगली पीढ़ी अंधा रहा होगा तो उसके बच्चे भी अंधे होंगे। ऐसा इनका कहना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर अंधे माँ बाप हैं तो उनके बच्चे भी अंधे होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या किए कि इनका क्या कर दिए, विरोध कर दिए। और इसी के संबंध में उपार्जित लक्षणों के बारे में इन्होंने अवशेषी अंग पर तुलना की कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ चूहे हैं और उस चूहों के पूंछ को एक काटा करते थे और ये तब तक काटते गए, कई बार इन्होंने प्रयास किया और देखा कि अगली जो पीढ़ी चूहे को उत्पन्न हो रही है उसमें पूंछ जो है वो आती आ रही है। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका विरोध कर दिया। और इन्होंने जब इसका विरोध किया तो उस पर एक जन्म द्रव्य का नियम दिया, चाहे जन्म द्रव्य का सिद्धांत दिया, इनके द्वारा दिया गया था। 1892 ईस्वी में इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था या प्रकाशित किया था। अब हमें जानना है कि डार्विनवाद क्या होता है। तो डार्विनवाद का पूरा नाम डार्विनवाद जो है इसमें डार्विन के बारे में बताया गया है। डार्विन का पूरा नाम क्या है,
तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, यह एक ब्रिटेनियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1809 से लेकर 1882 तक जबरदस्त अध्ययन किया। अध्ययन इन्होंने कैसे किया था उसके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने अध्ययन किया था समुद्री यात्राओं के द्वारा, जीवों का अध्ययन किया था। और समुद्री यात्राओं के माध्यम से ये कहाँ पहुँचे थे? कुछ देशों में पहुँचे थे और कुछ महाद्वीपों में पहुँचे थे। महाद्वीपों में जब इन्होंने पहुँचा तो जीवों का अध्ययन करने में इनको ये समझ आया कि जो प्राकृतिक वर्ण द्वारा एक प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, यही प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है तथा इसे अन्य एक नाम चयनवाद के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो प्राकृतिक वर्ण के माध्यम से अपने जो सिद्धांत था उसको प्रस्तुत किसमें किया था? तो जातियों का उद्भव नामक पुस्तक में इन्होंने इसको क्या करा था? उपयोग किया था। ऐसा इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि जो लैमार्कवाद थे इन्होंने कुछ प्रस्तुत किए थे अपने कि उनके क्या मतलब विशेषताएं हैं और किस प्रकार से जैव विकास के सिद्धांतों को अध्ययन किया था। उसी के संदर्भ में हम जानेंगे। तो इन्होंने एक अपना दिया था प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। इसे चयन कहते हैं या प्राकृतिक वर्ण भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि जब कोई भी जीव होगा और वह जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा तो वह उस वातावरण में जीवित रहेगा, तथा जो जीव उस अपने दूसरे वातावरण में जाता है तो उस वातावरण में अपने को ढाल नहीं पाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। तथा जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार अपने वातावरण के अनुकूल अपने को बना लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण के नाम से जानते हैं। अब विभिन्नताओं की बात की जाए तो जितने जीव होते हैं, जीवों की उत्पत्ति में सब अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं और अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग तरीके से उनमें क्या होता है? उनके अंगों में विविधि होती है और शेष अंगों का विकास होता है। उसके बारे में अब विशेषताओं के अंदर देखेंगे तो योग्यतम उत्तरजीविता। इन्होंने बताया था कि अगर कोई जीव जंतु होंगे और जीव जंतुओं के विकास के संदर्भ में अगर बात की जाएगी तो वह जीव क्या होंगे? अगर वह विशेष रूप से जीवों का अध्ययन कर रहे होंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि इनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे कि किस तरह से कोई प्राणी जीवित रहता है। बात यहीं से आएगी और यहीं पे ये इसमें इसके साथ साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा समझ आ सकता है। जैसे देखेंगे कि योग्यतम उत्तरजीविता का मतलब वही है कि जब किसी वातावरण में जीवों की अधिकता हो जाती है तो जीवों की अधिकता होने पर धीरे धीरे जो मजबूत होते हैं, मजबूत मतलब कि जो वायुमंडल या वातावरण में लड़ने की क्षमता रखते हैं, जो क्या करते हैं उसके अनुकूल ढाल लेते हैं अपने आप को, तो यह कहते हैं कि उन जो जीव हैं उन जीवों में क्या होता है कि योग्यतम उत्तरजीविता होती है। जीवन संघर्ष में इन्होंने बताया था कि जो जीव होते हैं उनका जीवन संघर्ष बड़ा कठिन था। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती गई उसी प्रकार उनमें क्या होता गया? संघर्ष होता गया। और जो जीव अत्यधिक संघर्षशील था या जो संघर्षी था वही क्या हुआ? आगे उसकी वृद्धि होती चली गई। इसके बारे में एक अच्छा टॉपिक दिया था जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों के संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। सबसे पहली बात होती है कि जीवों में संतान उत्पत्ति की बहुत अधिक मात्रा में क्षमता होती है। इस क्षमता के अंतर्गत जीवों में इन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे जीव हैं और जीवों की उत्पत्ति में इन्होंने हाथी के बारे में बताया था कि हाथी जो जीव है वो क्या करता है कि 750 वर्षों में 2 करोड़
2 करोड़ जीवों की उत्पत्ति कर लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या होता है कि वो विषम परिस्थितियों के द्वारा चाहे किसी कारणवश संतान उत्पत्तियों में बाधा आ जाती है। यह कह सकते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बाहरी वातावरण को नहीं सह सकते, इस कारण से वो नष्ट हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है उनकी। इस कारण से ये क्या होते हैं, इनका जो क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार उतने जीव नहीं उत्पन्न हो पाते जितना हम लोग सोच लेते हैं। तो ये 750 वर्षों में इतने जीव उत्पन्न होने की बातों को बताया था। और अब हम जान लेते हैं कि जो डार्विनवाद का जो समय था, जो डार्विनवाद चला था, तो 1809 से लेकर 1882 तक चला था। यह एक ऐसा सिद्धांत था जैव विकास पर जो बहुत ज़्यादा समय तक चला, लेकिन इस पर भी क्या किया गया, विरोध किया गया। और विरोध करने के इसके 3 कारण प्रमुख बताए गए। तो आइए जान लेते हैं कि डार्विनवाद के सिद्धांत, डार्विनवाद के जो जैव विकास का सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अंतर्गत किस प्रकार से और इनके कौन कौन सी कमियां निकाली गई थी, उसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, जो डार्विनवाद ने किया क्या था कि डार्विनवाद अपने अध्ययनों में कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, वही उनकी कमियों के रूप में सामने प्रकट हुई थी और उस कमियां निम्न थी। उसी कमियों का हम अध्ययन कर लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से कमियों के बारे में या कौन कौन सी कमियों का ध्यान नहीं दिया था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले डार्विनवाद ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। डार्विनवाद के सिद्धांत की सबसे प्रमुख कमी क्या थी? तो पहली कमी यही थी कि डार्विनवाद ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। सबसे प्रमुख बात ये हो जाएगी कि उन्होंने अवशेषी अंगों की परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, अवशेषी अंगों के परिस्थिति पर ध्यान नहीं दिया का मतलब ये था कि उन्होंने अवशेषी अंगों के बारे में उन्होंने जिक्र ही नहीं किया था। अवशेषी अंगों के अध्ययन के बारे में इन्होंने नहीं बताया था कि अवशेषी अंग होंगे या नहीं होंगे, या लुप्त हो जाएंगे या नहीं लुप्त होंगे। इस पर इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया था। और दूसरी बात ये थी कि डार्विनवाद ने विभिन्नताओं के द्वारा उत्पत्ति तथा जीवों का जो अध्ययन किया था, तो उसमें कैसी विभिन्नताएं होती है। जैसे अभी हमने बताया था कि विभिन्नताएं जो होती है, अनेक जीवों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, उन पर इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया था। इन्होंने देखिए, एक अवशेषी अंगों की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया था। दूसरी बात इन्होंने क्या की थी कि इन्होंने डार्विनवाद की भिन्नताओं पर भी ध्यान नहीं दिया था। अब इसके बाद इन्होंने किया गया था कि समस्याओं की बात की थी, और इन्होंने वंशागति होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंच जाती है, इसके भी अध्ययन के बारे में इन्होंने नहीं बताया था।
इन्होंने बताया था कि इनमें वंशागति के अनुसार लक्षण होते हैं, और उन लक्षणों के अंतर्गत इन्होंने ये नहीं बताया था कि वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार से उनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तनों के बारे में अच्छे तरीके से इन्होंने व्याख्या नहीं की थी। तो तीसरी बात इनकी जो आती है वो कि जिनकी वंशागति होती है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचते हैं। देखिए इन्होंने क्या क्या किया था। सबसे पहली बात कि जिनकी वंशागति होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचते हैं, इस पर अध्ययन नहीं किया था। और जो तीसरी बात थी यही थी, अभी तक जानकारी के हिसाब से देखी जाए तो इनमें यही जो कमियां थी उस कमियों के बारे में इनमें अध्ययन किए थे हम लोग। अब आइए जान लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर क्या होता है। तो लैमार्कवाद और डार्विनवाद के अंतरों के अध्ययन को समझते हैं। तो अंतरों के अध्ययन को समझने की बात ये है कि हम लोग इसके अंतर दिखा देते हैं कि कैसे इसमें अंतर बताए गए थे। तो उस अंतरों के अध्ययन के अंतर्गत देख लेंगे हम लोग कि डार्विनवाद और लैमार्कवाद। डार्विनवाद और लैमार्कवाद के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने क्या बताया था उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो उसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि डार्विनवाद ने ये बताया था कि जैसे जिराफ जो होते हैं, जिराफ इनकी जो टांगे होती है वो लंबी होती है, और ये लंबी होती है तो इसके अध्ययन के अंतर्गत हम इनकी जो विभिन्नताएं थी, विभिन्नताओं का मतलब आप समझ रहे होंगे कि उनकी जो वंशागति थी वो कैसी थी, बाद में कैसे हो गए, उस पर उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। मतलब जिराफ की जो भिन्नताएं थी, विभिन्नताएं, इन विभिन्नताओं पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। बस इन्होंने ये बता दिया था कि ये जो होती है इनकी टांगें जो होती हैं वो लंबी होती हैं, और ये किसके कारण से होती है, भिन्नताओं के कारण से होती है। लेकिन उन्होंने ये बताया नहीं था कि ये वंश के अनुसार वंशागति होती है। जबकि इन्होंने बताया था कि इनके जो पूर्वजों की टांगें थी वो छोटी हुआ करती थी, लेकिन ये प्रयास करते रहे, ये प्रयत्नशील होने के कारण इसकी जो गर्दन थी और अगली टांगें थी वो क्या हो गई, लंबी हो गई। अगली जो इन्होंने बताया था कि जीवन में जो संघर्ष करते चले गए, यहाँ पे अभी बताया था कि जीवन में संघर्ष किया था, तो ये लिखे थे कि ये संघर्ष करने के कारण जो इनकी गर्दन थी वो क्या हो गई, लंबी हो गई। जबकि इन्होंने बताया था कि जिराफों में जब इनके अपनी गर्दन को खींचते चले गए, किसी चीज को पाने के लिए खींचते चले गए, तो प्रयास करने के दौरान इनकी जो गर्दन थी वो क्या होती चली गई, लंबी होती चली गई। तो इन्होंने भिन्नताओं पर ध्यान दिया था, जबकि ये बताते हैं कि ये वंशागति पर ध्यान देते हैं। वंशागति, वंशागति ये बताते हैं। यहाँ पे जिराफ की भिन्नताएं बताई गई कि जिराफ जो थे वो भिन्न पाए गए, इनकी गर्दन और अगली टांगें ऊंची थी। इन्होंने बताया दूसरे टाइम में या दूसरे इसका जो अंतर है इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि ये संघर्ष किया करते थे, और संघर्ष के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि ये अपने आप को वृद्धि वाले बताते हैं, या वृद्धि संबंधी सिद्धांतों के बारे में उपयोग के संबंध में हम कुछ जान रहे हैं। तो इन्होंने संघर्ष बताया था कि जो जीव होते हैं वो संघर्ष करते रहते हैं, और संघर्ष के कारण जो होता है इनकी जो गर्दनें थी वो क्या थी, ऊंची होती चली गई। अब आइए जान लेते हैं कि इन्होंने कहा था कि जब इनकी उत्पत्ति हो गई थी तो अतः लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवित है। इनका मानना था
कि जब उत्पत्ति हुई और जिराफ उत्पन्न हुए तो उसमें भिन्नताएं पाई गई। भिन्नताएं क्या थी कि उनकी टांगें और गर्दन लंबी थी, और ये ऐसा मानते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि वो संघर्षशील थे, संघर्षशील होने के कारण। लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने नहीं बताया कि वो जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी के दौरान वो क्या हो गए, उनकी पीढ़ियों परिवर्तित होती गई, या परिवर्तन के कारण जो अगली पीढ़ी उत्पन्न होती चली गई उसमें गर्दन लंबी होती है, ऐसा ये नहीं बताया। ये कह रहे कि संघर्ष के कारण संघर्ष करते रहे तो इनकी जो अगली टांगें थी और जो गर्दन थी उसमें खिंचा हुआ, जिसके कारण उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। लेकिन इनमें और ये बताया कि अतः इनकी जो गर्दनें थी वो लंबी होती चली गई। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि धीरे धीरे इनकी जो संतान थी, जो नई संतानें उत्पत्ति होती चली गई, तो उन नई संतानों में क्या हुआ कि गर्दन लंबी होती चली गई। फिर से इसको समझ लेते हैं कि जो जिराफ था, जिराफ में क्या थी, भिन्नताएं पाई गई थी। इन्होंने बताया था कि उसकी अगली टांगें लंबी हुआ करती थी तथा गर्दन इसकी क्या होती थी, लंबी होती थी। इन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता था, तो ऐसा इसलिए होता था कि वो संघर्षशील थे और संघर्ष के कारण इनकी जो टांगें थी और जो संतानों में इसकी वृद्धि हुई तो उसके फलस्वरूप प्राकृतिक वर्ण के संबंध में या चयनवाद के संबंध में इनकी जो टांगें थी वो लंबी होती चली गई। संघर्ष किस कारण से हुआ, तो प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण के कारण। अब आइए आगे जानते हैं, इन्होंने कहा था कि ऐसा हुआ या संघर्षशील होने के कारण या संघर्ष करते रहने के कारण प्राकृतिक वर्ण में या इनकी श्रृंखलाओं में क्या हुआ, विकास हुआ, जिसके कारण से इसकी जो टांगें थी वो लंबी होती चली गई। और अगले अध्याय में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसी बात को कहा था कि जो उनके पूर्वज थे उनकी जो गर्दनें थी वो अधिक लंबी नहीं थी, लेकिन जब ये अगली पीढ़ी थी तो उसमें गर्दनें लंबी होती चली गई। ऐसा इन्होंने बताया कि वंशागति के कारण होता है। और इन्होंने फिर बताया कि यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है करके इन्होंने बताया कि इस सभी विशेषताओं के कारण अतः इनकी गर्दन लंबी होती है। और ये बताते हैं कि जब इनमें धीरे धीरे इनकी जो गर्दन थी उस गर्दन में विकास होने लगा, तो विकास के दौरान अब नए जो पूर्वजों के अतिरिक्त जो नई संतान की उत्पत्ति हुई या जो नई पीढ़ी का निर्माण हुआ, उस पीढ़ी में जीव जंतुओं की जो गर्दनें थी वो लंबी होती थी और वहीं पे क्या हुआ, लंबी गर्दन का विकास हुआ। तो ये हमने जाना कि लैमार्कवाद के संबंध में क्या बताया था, डार्विनवाद ने जैव विकास के संबंध में क्या बताया था, और लैमार्कवाद की आलोचना की गई थी तो उसमें बिजमान साहब ने किस प्रकार से उसमें कमियां निकाली थी। और बिजमान साहब ने एक इन्होंने नियम दिया था, जनन, द्रव्य की निरंतरता। इसमें बिजमान साहब ने ये बताया था कि कोई भी जीव होगा तो उस जीव में वंशानुगति लक्षण होंगे, वंशानुगति विकास तो होगा, लेकिन वह विकास किस पर होगा, कायिक होगा, वह कायिक होगा। और कायिक वर्धन के दौरान जो उसमें लक्षण पाए जाएंगे वही लक्षण क्या होंगे, अगली संतान में देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने बताया था। और अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे नव डार्विनवाद। तो नव डार्विनवाद के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए लैमार्कवाद आए, लैमार्क जो थे वो कुछ नियम बताए और उस नियमों के अंतर्गत क्या हुआ था कि उन्होंने उपार्जित लक्षणों के बारे में बताया था, कुछ अवशेषीय अंगों के बारे में बताया था, कुछ बताया था कि वातावरण के प्रभाव के कारण जीव जंतुओं में क्या होता है, जीव जंतुओं में उत्परिवर्तन होता है या परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के बारे में उन्होंने बताया था और इसका विरोध किया था बिजमान साहब ने। और फिर आगे डार्विनवाद थे, तो डार्विनवाद ने भी इसके कुछ नियम बताए।
उन्होंने बताया प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भिन्नताएं, संघर्ष और वातावरण में जीव जंतुओं को जीव उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, उसके बारे में बताया। और हम लोग उसमें ये जाने थे कि जब इन्होंने इसके बारे में बताया तो इनके द्वारा दिए गए जो नियम थे वो नियम 1809 से लेकर 1882 तक चलते रहे, और ये सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला जो विकास का सिद्धांत था, यह बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन फिर बीच में विरोध किया गया, और विरोध क्या किया गया, वे था कि वो उनकी जो भिन्नताएं थी उनकी भिन्नताओं में विशेष ध्यान नहीं दिए थे। उसी प्रकार उसमें अवशेषी अंग जो उत्सर्जित होते हैं उस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया था उन्होंने। और जो तीसरी बात ये थी कि जो जातियाँ होती है अगर वह अनुकूलन के स्थान में बदलती है तो वह जाति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, तो उसमें किस प्रकार का बदलाव होता है उन पर ध्यान नहीं दिया था। तो इसमें क्या हुआ था कि डार्विनवाद के भी नियमों का विरोध किया था। तब डार्विनवाद साहब ने जूलियन हक्सले के संबंध में एक नव डार्विनवाद सिद्धांत का व्याख्या किया गया, नववाद डार्विनवाद सिद्धांत के बारे में बताया। और इसके बारे में हम लोग अगले वाले क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।